हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2। मैंने पार्ट 1 में आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इंडिकेटर्स, यानी कि सूचक के बारे में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 2। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, फिर शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज मेरा पहला टॉपिक है कि अम्लों व क्षारों के रासायनिक गुण, ठीक है। तो यानी कि हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए, इसमें क्या करेंगे, हम लोग पहला पढ़ेंगे कि धातु की अपक्रिया, ठीक है। कि धातु की अपक्रिया सीखेंगे हम लोग किससे। तो पहले हम लोग धातु की अपक्रिया करेंगे अम्ल के साथ। किसके साथ? अम्ल के साथ। फिर करेंगे क्षारक के साथ, यानी कि पहले एसिड के साथ फिर बेस के साथ, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग करते हैं अम्ल, क्या लेते हैं? अम्ल। अम्ल की अपक्रिया कराते किसे? धातु से। किसे कराते बच्चों? धातु से। तो देखिए बनेगा क्या कि जब अम्ल और धातु यानी कि एसिड और मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए आपका बनेगा लवण और हाइड्रोजन। क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए कि ये आपका जिंक है, क्या है? जिंक। और ये आपका जिंक है और ये आपका क्या है? HCl। ये एक अम्ल है, ठीक है। तो ये अम्ल है, ये धातु है। देखिए अम्ल और धातु जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? ये आपका जिंक क्लोराइड बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों? जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2। ये क्या बना? H2 बन गया। तो देखिए ये आपका लवण है, क्या है? लवण। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब अम्ल और क्षार, ठीक है, वो छोड़िए, अम्ल और जब धातु आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण, ठीक है। और साथ में क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए क्षार के साथ क्रिया करें तो क्या बनेगा? तो बच्चों आपको लेना क्या है? क्षार और क्या लेना है? धातु। जैसे यहाँ पे आपने अम्ल और धातु लिया है, ऐसे यहाँ पे क्या लेंगे? क्षार और धातु। जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे, किसकी? क्षार और धातु की, तो देखिए क्या बनेगा? इनमें भी वही बनेगा जो इनमें बन रहा था। इनमें भी आपका लवण बनेगा और लवण के साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन इनके लवण अलग होंगे, ठीक है। क्या होंगे? ये इनके लवण कैसे होंगे? ये अम्ल हैं तो इनके लवण कैसे होंगे? अम्लीय होंगे, एसिडिक सॉल्ट होंगे, ठीक है। इनके लवण कैसे होंगे? इनके लवण होंगे क्षारी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? एक क्षार है। कैसा क्षार? दुर्बल की प्रबल? याद करिए, याद आ रहा है? दुर्बल की प्रबल, मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था अच्छे से। ये आपका है एक दुर्बल क्षार, ओके। कॉपी पलट के देख लीजिए, ठीक है। अब क्रिया किसे कराना है? धातु से। देखिए धातु है तो ये आपका जिंक क्या है? एक धातु है। और क्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा? लवण बनेगा ना। तो देखिए ये Na2 ZnO2, ये सोडियम जिंकेट, जिसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। जैसे इसका नाम था जिंक क्लोराइड, इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम जिंकेट। और क्या बनेगा? H2 गैस, ठीक है। तो बच्चों समझ में आ गया कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर अम्ल के साथ हम लोग धातु की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन। एग्जाम्पल ये आपका है, ठीक है। अगर हम लोग क्षार के साथ धातु की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन। रिएक्शन यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक, ये आपका धातु है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखो बच्चों, ये एक टेस्ट है, ठीक है। ये टेस्ट किसके लिए होती है? ये होती है हाइड्रोजन गैस के लिए, ठीक है। देखिए इसका नाम है पॉप टेस्ट। क्या नाम है? पॉप टेस्ट। देखिए होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली, बच्चों निहित का मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है, के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे आप लोग कभी दीपक बुझाए होते हो तो एक अलग आवाज़ आती है, उस तरह एक पॉप की आवाज़ आती है, ठीक है ना। मतलब जो जब ज्वाला जो जलती है वो पॉप अप करने लगती है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये ऐसा कब होता है कि जब हाइड्रोजन गैस उपस्थित होती है तभी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये पॉप टेस्ट किसके लिए होता है? हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए, ठीक है। तो समझ गए पॉप टेस्ट क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए पहला टॉपिक को कंप्लीट हो गया, अब ये दूसरा टॉपिक है। तो डाले हेडिंग धातु कार्बोनेटों तथा धातु बाइकार्बोनेटों की अपक्रिया।
एक होता है कार्बोनेट, एक होता है बाइकार्बोनेट। तो मुझे ये धातु कार्बोनेट क्या होता है और बाई क्या होता है? जो कार्बोनेट का मतलब है CO3, क्या होता है? CO3। सिंपल सी बात है, मैं एकदम आपको सीधे सीधे सादा एकदम बहुत आसान भाषा में पढ़ा रहा हूँ। कार्बोनेट मतलब क्या होगा? CO3। और बाई कार्बोनेट की मतलब कि HCO3। समझ में आ गया कि अगर कार्बोनेट की बात करेगा तो CO3, अगर बाई कार्बोनेट की बात करेगा तो HCO3। ओके, चलिए अब देखिए, अगर इसकी अब क्रिया कराते हैं किसके? अम्ल के साथ। किसके साथ कराते हैं? अम्ल के साथ। तो क्या होगा? अगर क्षार के साथ कराएंगे तो क्या होगा? ठीक है, हम लोग सब देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है कि अगर हम लोग कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की क्रिया कराते हैं किससे? अम्ल के साथ। किसके साथ? अम्ल के साथ। तब तो कुछ बन रहा है। लेकिन अगर इसकी क्रिया कराते हैं किससे? क्षार के साथ, तो कुछ नहीं होगा, अब क्रिया ही नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसमें कोई अब क्रिया नहीं होगी और इसमें क्या होगी? इसमें अब क्रिया होगी। ठीक है, तो अब क्रिया होगी तो क्या बनेगा? देखिए, आप ले लेते हैं अम्ल। क्या लेते हैं? अम्ल। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है, वो स्ट्रांग हो सकता है या वीक हो सकता है। ठीक है, और क्या लें? धातु कार्बोनेट। किसी धातु का कार्बोनेट लेते हैं। कार्बोनेट मतलब CO3। जहाँ पे बच्चों मैं कार्बोनेट बोलूँगा आप समझ जाइए क्या बोल रहा हूँ? CO3। ठीक है, तो देखिए बनेगा क्या? एक तो लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा। CO2 बनेगा। CO2 बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा बच्चों। इतना चीज़ कन्फर्म। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। देखिए क्या क्या बनेगा, अगर अम्ल और धातु कार्बोनेट की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? लवण और CO2 और जल। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए। देखिए पहला आपका HCl क्या है? अम्ल। कैसा? दुर्बल की प्रबल? याद करिए, ये प्रबल अम्ल है। HCl, H2SO4, HNO3 ये सब प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, चलिए, और ये क्या है आपका? ये धातु कार्बोनेट। अब ये धातु कार्बोनेट कैसे हुआ बच्चों? सोडियम क्या है आपकी? धातु है। CO3 क्या है? कार्बोनेट है। तो धातु का क्या है? कार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा? धातु कार्बोनेट, यानी नाम क्या हो जाएगा इसका? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए क्रिया कराएंगे तो क्या लवण बनेगा ना? तो लवण में क्या होता है? ये देखिए, ये Na और ये Cl, तो क्या बना लेंगे? NaCl। ठीक है बच्चों, ये मैं इसकी जो फिजिकल स्टेट है मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको, और ना ही बैलेंस ही बता रहा हूँ, मैं सिर्फ रिएक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको फिजिकल स्टेट लिखने आता है, मैंने पहला अध्याय बताया था अच्छे से। ठीक है, और ये क्या है आपका? बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग भी आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, यानी अम्ल और धातु कार्बोनेट। अब क्रिया करें, क्या बना? लवण बन रहा है, बन गया लवण। CO2 देखिए बनेगा, बन रहा है, और H2O। अब देखो जो रिएक्शन कैसे कैसे हुआ मैं आपको वो भी समझा दे रहा हूँ, बस इसी में समझाऊंगा। ठीक है, हर में नहीं समझाऊंगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो देखिए हुआ क्या है कि देखिए ये Cl और ये Na क्या हुए? आपस में निकल गए। ठीक है, तो सोडियम 2 था तो यहाँ पे 2 कर दिया गया। ठीक है, सोडियम 2 था इसलिए क्या कर दिया गया? देखिए ये Na और Cl निकले, Na और Cl, तो क्या NaCl, यहाँ पे Na 2 था तो यहाँ पे 2 कर दिए। अब Cl यहाँ पे सिंगल था तो यहाँ पे 2 लगा दिए, Cl भी 2 हो गया। तो अब देखिए बचा क्या है? CO3 बचा है आपका। ठीक है, और H2 बचा है, ये 2H कह सकते हैं। देखिए बनाएगा क्या? देखिए यहाँ पे 3 आपका क्या है? ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? CO2 बन गया। एक ऑक्सीजन जो निकला था वो कहाँ जाएगा? ये 2H के पास, तो 2H और O क्या बना लेगा? HHO, तो यानी H2O। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए अब अगला देखिए, अगर अम्ल के साथ हम लोग धातु बाइकार्बोनेट लेते हैं, क्या लेते हैं? धातु बाइकार्बोनेट लेते हैं तब। ये तो कब था? जब कार्बोनेट ले रहे हैं तब। अगर बाइकार्बोनेट लेते हैं तब क्या होगा? देखिए बच्चों, बाइक मतलब बता था, बाई मतलब H, अगर H लगा तो उसको हम बाई बोलेंगे। ठीक है, देखिए तो ये क्या है? HCl, ये जैसे ऊपर था। यहाँ पे क्या है? NaHCO3। देखिए बच्चों, यहाँ पे Na2 की जगह क्या हो गया? बस H लग गया है। क्या लग गया है? H। तो ये क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब रिएक्शन करें क्या बनेगा? देखिए एक तो NaCl, जैसे ये सब क्रिया बनाते हैं NaCl। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा? CO2 सेम वही बनेगा, प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, और क्या बनेगा? जल। देखिए बच्चों सब सेम बना हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग नहीं है, बस उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ चेंज हुई है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। अब टेस्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, टेस्ट देखते हैं। टेस्ट में क्या है कि चूने के पानी का टेस्ट। किसका टेस्ट? चूने के पानी का टेस्ट। देखिए ये टेस्ट कैसे होगा कि उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था,
अगर हम लोग इसको क्या करते हैं कि चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो जो पानी है वो कैसा हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसका कलर कैसा, मिल्की हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए रिएक्शन देखिए क्या कर रहा है। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब लोग बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रबल अम्ल क्षार है या प्रबल अम्ल है, या दुर्बल क्षार है या दुर्बल अम्ल है, बताइए क्या है ये। OH है तो जाहिर सी बात ये क्षार होगा। कैसा होगा, क्षार। तो दुर्बल होगा प्रबल होगा, ये है आपका प्रबल क्षार। ठीक है, अब CO2 क्रिया करा जाए। देखिए ये आपका क्या है, चूने का पानी है। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना इसे को कहते हैं। ठीक है ना, तो ये एक मतलब घुला हुआ है। ठीक है, जली के रूप में है। जब इसमें CO2 प्रवाहित किया गया, ये गैस है CO2, तो देखिए बन क्या रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैल्शियम धातु है, और CO3 कार्बोनेट मैंने बताया था ऊपर, तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और क्या बनेगा, जल। ठीक है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये सफ़ेद अवक्षेप के रूप में इकट्ठा हो जाएगा तली में। ठीक है बच्चों, अगला देखिए कि अगर अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर, अगर हम लोग क्या करते हैं कि CO2 की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था। ठीक है, अब इसमें H2O मिला देते हैं, थोड़ा इसको और घोल देते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसमें CO2 फिर से प्रवाहित करते हैं और ज़्यादा मात्रा में। तो देखिए क्या बनेगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ये क्या है, जल में घुलनशील है। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे देखिए, समझ में आ गया रिएक्शन आपको, पक्का। चलिए आगे देखिए, देखिए ये क्या कह रहा है कि अम्ल एवं क्षारक की परस्पर क्रिया। बच्चों अगर अम्ल और क्षारक को ही आपस में करवा दें, देखिए हम लोग पहले क्या सीखे हैं कि अभी इसके ऊपर जो सीखे हैं कि अम्ल की अपक्रिया हम लोग किससे करवा रहे थे, कार्बोनेट से और बाइकार्बोनेट से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि अम्ल और क्षार को आपस में क्या करेंगे, क्रिया करवाएंगे। ठीक है, दोनों को आमने सामने रखेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, चलिए रेडी, लिख रहे हैं ना, पक्का, ओके। देखिए क्या कर रहा है कि अम्ल और क्षार को अगर हम लोग मिलाते हैं तो क्या बन रहा है, एक तो बनेगा लवण, एक तो बनेगा जल। कितना सिंपल सा है, क्या बन रहा है, लवण और जल। ठीक है, यानी कि जब एसिड और बेस को आप मिलाते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और हाइड्रोजन यानी कि जल। ठीक है, अब इस सब क्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया। ठीक है, तो अब देखिए कैसे हो रहा है, इसमें पूरा प्रोसेस देखिएगा आप लोग। इसमें एक आती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रिया बहुत ही ज़रूरी है, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बहुत आसान है। अभिक्रिया का नाम क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कॉपी में नोट करिए और तब पढ़िए। ठीक है, अगर वीडियो की स्पीड तेज़ हो तो आप अपने अनुसार कम कर लीजिएगा या ज़्यादा कर लीजिएगा, जैसा भी हो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। ओके, चलिए अब क्या कह रहा है, देखिए कि जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। मुझे समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ। ओके, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि न अम्ल रहेगा न क्षार। समझ में नहीं आया कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो उसका जो एसिडिटी होगा और उसका जो बेसिक होगा, ठीक है, मतलब कि जो अम्लता और क्षारीयता होगी वो खत्म हो जाएगी। और ख़त्म होने के बाद देखिए होगा क्या कि वो दोनों उदासीन हो जाएंगे, यानी कि न अम्ल रहेगा न क्षार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। और हमें मिलता क्या है, अम्ल क्षार के बदले में क्या मिलता है, लवण मिलता है और जल मिलता है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ होगा ये पूरा रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये आपका उदाहरण है। ठीक है, देखिए बच्चों ये क्षार है NaOH। अब पहले मुझे बताइए ये दुर्बल है कि प्रबल है, बताइए। NaOH क्या है, प्रबल है या दुर्बल है, ये प्रबल क्षार है। ठीक है, और ये क्या है, HCl अम्ल है, प्रबल एक दुर्बल, ये प्रबल है। ठीक है, तो अब देखिए आपस में क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए होगा क्या कि ये तो लवण बन गया, न अम्ल है न क्षार है, लवण है। ये क्या है, जल है, तो जल ही होता है। ठीक है, जल ही जीवन है। तो अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन आती हैं कि कुछ अम्ल दुर्बल होते हैं, कुछ क्षार दुर्बल होते हैं, कुछ दुर्बल क्षार होते हैं, कुछ प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, यानी कि जो लवण बना है बच्चों ये अम्लीय माध्यम में अम्लीय होगा या फिर क्षारी होगा। हम लोग कैसे इसको डिसाइड करेंगे कि जो लवण बन रहा है वो अम्लीय होगा या क्षारी होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये नीचे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम लोग लेते हैं प्रबल अम्ल, क्या लेते हैं, प्रबल अम्ल की क्रिया करवाते हैं दुर्बल क्षार से। किसकी, दुर्बल क्षार से। तो बताइए प्रबल जीतेगा दुर्बल जीतेगा, प्रबल जीतेगा ना।
तो जो लवण बनेगा वो अम्लीय बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रबल कौन था? अम्ल। तो लवण कैसा बनेगा? अम्लीय। और जल तो बनेगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग दुर्बल अम्ल लेते हैं और प्रबल क्षार लेते हैं तो अब देख क्या बनेगा? जो प्रबल है वही बनेगा। तो क्या बन जाएगा? क्षारीय लवण, क्योंकि क्षार कैसा है? प्रबल है। और जो मजबूत है वही बनेगा। अगर हम लोग प्रबल अम्ल लेते हैं और प्रबल क्षार लेते हैं तब क्या होगा बताइए? अब तो दोनों बराबर हैं तो कुछ नहीं बनेगा, तो उदासीन लवण बन जाएगा। ठीक है। और जल तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लेते हैं तब क्या होगा? तब उदासीन लवण बन जाएगा फिर से, क्योंकि ना अम्ल बनेगा ना क्षार बनेगा, क्योंकि दोनों का टक्कर बराबर का है। ठीक है। तो बच्चों आपको ये समझ में आएगा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से ये इसको समझ लिया होगा। ठीक है। तो ये समझ में आएगा आपको उदासीन वाला अम्ल क्षार की परस्पर क्रिया क्या बनता है। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला टॉपिक। आपका अगला टॉपिक आ गया है, एक सेकेंड, चलिए टॉपिक क्या है कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया। बच्चों अगर अम्ल के साथ में क्या करें कि किसी धात्विक ऑक्साइड की क्रिया करवा दे तब क्या होगा? यानी कि धातु की ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु की ऑक्साइड। ठीक है। चलिए देखिए क्या कर रहा है कि अगर ऐसा करवाते हैं तो क्या होगा। ठीक है। कॉपी में लिखते रहिए। ठीक है। धात्विक ऑक्साइड लेते हैं, धातु का ऑक्साइड लेते हैं, कोई धातु रहेगा उसका ऑक्साइड रहेगा, अम्ल से क्रिया कराएंगे। ठीक है। तो देखिए अम्लों का होगा, इसमें क्षारों का नहीं होगा। ठीक है। तो बनेगा क्या? लवण बनेगा और जल बनेगा, फिर लवण फिर जल, वही लवण वही जल, वही साल्ट वही वाटर। ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल CuO। देखिए बच्चों ये धातु है, Cu कापर धातु है, और वो क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम लोग ऑक्साइड कहते हैं। तो ये क्या? कापर का ऑक्साइड, तो कापर ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया? कापर ऑक्साइड। ये HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। तो देखिए बनेगा क्या? CuCl2 कापर क्लोराइड। क्या बन जाएगा? कापर क्लोराइड। समझ में आ रहा है ना? ये लवण है। क्या है? लवण। और साथ में क्या बनेगा? जल। ठीक है। तो जो रिएक्शन समझ में आ रहा है आपको, देखिए ये Cu है, ये Cl से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, तो बनाएगा क्या? CuCl2। और देखिए 2Cl2 है, तो यहाँ पे Cl एक था तो इसको डबल कर दिया। क्या? C यहाँ पे 2 कर दिया तो C 2 हो गया। तो देखिए H2 हो गया, तो H2 और ये O, तो क्या बन जाएगा? H2O। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या कर रहा है कि कापर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ठीक है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। देखो जो ये जो धातु ऑक्साइड है इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी? टेंडेंसी कैसी होगी? क्षारीय होगी। ठीक है। क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जैसे ये कापर का ऑक्साइड और मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो इनकी प्रकृति कैसे होगी? क्षारीय होगी। ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए। अगर अधात्विक ऑक्साइड की बात करते हैं, किसकी? अधात्विक ऑक्साइड की बात करते हैं। ठीक है। इनकी क्रिया कराते हैं किससे? अम्लों से, सॉरी क्षारों से। चलिए देखिए ये हो गया। कह रहा है कि अगर अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया क्षारों से कराए तो क्या होगा? तो क्या होगा? देखिए अधात्विक ऑक्साइड लेना है आपको। अधात्विक ऑक्साइड का मतलब अधातु का ऑक्साइड, और अधातु क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है। तो कराते किससे? क्षार से। तो क्या बनेगा? लवण और जल, लवण और जल। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, CO2। बच्चों कार्बन क्या है? अधातु है, जानते हैं ना? जानते हैं ना? हाँ, कार्बन क्या है? अधातु। और ऑक्सीजन क्या है? ये भी तो अधातु है। तो ये अधात्विक ऑक्साइड है, तो हम लोग ऑक्सीजन को ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? अधात्विक ऑक्साइड। ये क्या है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है। क्या है? क्षार है। ठीक है। कैसा क्षार है? प्रबल की दुर्बल? ये है प्रबल। ठीक है। तो प्रबल क्षार है, तो ये हम अब क्या कराएंगे तो ये बनेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ये Ca है, Ca, ओके। और ये क्या है? CO। देखिए बनेगा क्या? CaCO। यहाँ से एक ले लेगा, एक O ले लेगा। ठीक है। यहाँ पे 2 O है तो एक ले लेगा तो क्या बन जाएगा? CaCO3। तो बचेगा क्या? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचेगा, एक ऑक्सीजन। क्या बनेगा? H2O। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? एक रिएक्शन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिए। रिवर्स तो करना आता है ना? हाँ ठीक है। चलिए देखिए अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय। देखिए जब धात्विक ऑक्साइड थे तो कैसे थे? क्षारीय थे, और जो अधात्विक हैं ये कैसे हैं? ये अम्लीय हैं। ठीक है।
तथा ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं कौन? अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो ये क्या करते हैं? ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। अगर जलीय विलयन की बात करते हैं, जो जलीय विलयन मतलब जो जल में अगर घोले गए हैं तब। ठीक है, देखिए तब क्या होगा कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक को देखना है कि क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ ये, या ठीक है। चलिए देखिए अब क्या होगा। तो ये डालिए हेडिंग, अपना हेडिंग डालिए होगा। अब देखिए क्या है कि जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जो ऊपर मैंने छोड़ दिया था अब यहाँ समझ लीजिएगा। ठीक है, कि अम्लीय ऑक्साइड में विद्युत का सुचालन क्यों होता है, विद्युत प्रवाहित क्यों होती है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि जल में उपस्थित अम्ल H+ आयन देते हैं। क्यों देते हैं? देखिएगा कि H+ आयन H3O पॉजिटिव का मतलब जो हाइड्रोनियम आयन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो ये अब बना हुआ है इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या है? ये आपका है हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है। देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है H+ और ये H2O। ठीक है, तो देखिए बच्चों जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है। ठीक है, अब पहले इस रिएक्शन को देखिए फिर उसको देखिएगा बाद में। पहले आप नीचे की रिएक्शन देखिए, ऊपर की बाद में देखिएगा। ऊपर ध्यान में दीजिए, पहले आप ये रिएक्शन देखिए नीचे वाली, बार बार कट जा रहा है। देखिए यहाँ से पहले आप इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन को देखिए नीचे वाले को, मैंने ब्रैकेट में किया हुआ है। तो ये HCl है, ये अम्ल है, ये अम्ल है और ये क्या है आपका जल है। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या? ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। और जब हाइड्रोनियम आयन बना बच्चों तो ये जो Cl है ये क्या होगा? ये मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। Cl देखिए अकेले घूम रहा है, इसके साथ जो H था वो कहाँ चला गया? ये इसके साथ क्रिया कर लिया और क्या बन गया? H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन जब बना तो बच्चों जब ये जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा ना। देखिए जब ये टूटेगा तो ऐसे टूटेगा H+ के रूप में। तो H+ मुक्त है इसमें, तो जिसमें भी अगर H+ आयन मुक्त हैं तो उसमें विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी। समझ में आ गया ना? चलिए अब देखिए क्या कर रहा है कि जल की उपस्थिति में क्षारक OH+ आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा क्यों करते हैं? देखिए ध्यान समझिए इसको कि होता क्या है कि ये जैसे NaOH ये क्षार है। ठीक है, जब इसको जल में घोला गया, ठीक है, तो देखिए बनेगा क्या कि ये जो आपका सोडियम है, क्या है? सोडियम, ये अलग हो जाएगा, अपना पॉजिटिव लेकर के अलग हो जाएगा। और जो ये OH है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यानी कि जैसे जल में घोलेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से जब का ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्षार है, जब इसको भी जल में घोलेंगे तो क्या होगा? ये जो धातु है ये अलग हो जाएगी अपना 2 आयन लेकर के। ठीक है, 2 पॉजिटिव आयन लेकर के, और जो OH है वो अपना अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये? चलिए आगे देखिए। देखिए क्या कह रहा है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। देखिए जो क्या कह रहा है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। मैंने कल बताया था बहुत ही अच्छे से, इस टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सभी सभी क्षार क्षारक हैं या होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सिर्फ वही क्षारक क्षार होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा कि जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे मिलेंगे तो थोड़ा सा ये बहुत जल्दी से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में ही मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, नहीं कि इकट्ठे डाल दें, बूंद बूंद करके डालना चाहिए और हिलाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी होती है। जो उष्माक्षेपी और उष्माशोषी मैंने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, याद है? उष्माक्षेपी मतलब क्या होता है? जिस प्रक्रिया में क्या उष्मा निकलती है। ठीक है, इससे जलने का डर होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए ये क्या कह रहा है, या ये समझ गया, ये टॉपिक समझ लिया आप लोग। अगला टॉपिक देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये डायग्राम आपको दिखा रहा है, ये किस तरीके से आपको मिलाना है वो कह रहा है। ठीक है ना, देखिए ये क्या कह रहा है कि आपको अम्ल में जल नहीं मिलाना है, ये गलत तरीका है। ऐसे बहुत ज़्यादा उष्मा निकलेगी और जलने का खतरा रहता है। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना, कभी भी नहीं करना। ठीक है, अगर आपको कभी लैब में करने का मौका मिलता है, ठीक है, तो आप कभी भी इस तरीके से गलती ना करें, वरना आपको खतरा हो सकता है। ठीक है, हाथ जल सकता है या फिर किसी भी तरीके से, ठीक है,
फेस जल सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है कि जल लेना है और जल में बूंद बूंद करके ड्रॉपर से अम्ल आपको डालना है उसमें, और डालते समय आपको हिलाते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा पूरा डाल दे, ये गलत तरीका है, ये सही तरीका है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कि क्या करा है कि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। मतलब जैसे अगर आप ऐसा करते हैं इस तरीके से, तो ये जो अम्ल है जैसे रिएक्शन करेगा तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे बाहर आएगा तो आप इसको पकड़े रहेंगे या फिर जो भी आसपास रहेगा वो जलने लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगर करा है तथा आप जल सकते हैं, वही चीज़ मैं आपको जब से कब से बता रहा हूँ कि आप जल सकते हैं, ठीक है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। जैसे करेंगे ना तो रिएक्शन बहुत तेज होगा, पूरा जो आपका जार होगा वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, ठीक है। एकदम हीट मतलब एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी उसमें, और वो कांच का होगा क्योंकि लैब में जो भी चीज़ें होती हैं वो कांच की होती हैं, तो वो टूट सकती हैं, ठीक है। और आपको खतरा भी हो सकता है, ठीक है। अब कांच टूटेगी तो पता है ना, चुप जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है कि जल को अम्ल में डालने से क्या होगा। देखिए कि मिश्रण, जो मिश्रण रहेगा वो आस्फलित होकर यानी कि फूल करके, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जार से बाहर हो, ठीक है, यानी मिक्स होकर के बाहर आ सकता है। कहाँ, जिसमें आप मिला रहे होंगे, ठीक है, जिस ट्यूब में या फिर जो जिसमें भी आप मिला रहे होंगे फ्लॉक्स वगैरह में, उससे बाहर आ सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है, क्योंकि बच्चों जो भी लैब में होते हैं मैंने बताया वो कांच की होती हैं, तो वो टूट सकती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। तो ये एक डायग्राम है छोटा सा। तो देखिए क्या कर रहा है कि अम्ल और धातु, जो देखिए अभी जो अपन ऊपर पूरा 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 पढ़े ना, ये पूरा उसी का सार है, ठीक है। शॉर्टकट में आपको समझा दे रहा हूँ मैं एक बार कि अगर अम्ल और धातु को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये किसकी, अम्ल की धातु के साथ क्रिया हो गई। फिर मैंने क्या पढ़ा कि अगर लवण और जल जो बनेंगे ये धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की क्रिया है, ठीक है। उसी तरीके से धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, अम्ल की क्रिया होगी, तो क्या बनेगा, लवण, CO2 और जल। अगर अम्ल की क्रिया धातु के ऑक्साइड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, जल और लवण। मैंने बता दिया, दोबारा हो गया। अगर हम लोग अम्ल की अब क्रिया करते हैं किसके, क्षारक के साथ, तो क्या बनेगा, लवण और जल, जो मैंने बताया ऊपर, मैंने सारे रिएक्शन करवाए हुए, ठीक है। अगर अम्ल की अब क्रिया हम लोग कराते हैं किससे, धातु के कार्बोनेट से, तो क्या बनेगा, जो इधर बना था वही इधर बनेगा, लवण, CO2 और जल। मैंने बताया था ना कि चाहे धातु के कार्बोनेट के साथ करवाइए या बाइक कार्बोनेट के साथ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, यानी कि इस पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। अब जो भी होगा हम लोग किस में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।